नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊं कि अगर आप मीडिया की तरफ देखें, मीडिया को देखें तो यू विल सी ए पैराडाइम शिफ्ट। आज से 6 महीने पहले तक हुकूमत की किसी भी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने वाला शख्स जो था वो एक मूविंग टारगेट बन जाता था। कल मैं देख रहा था जितने हमदर्द हैं नून लीग के, पीडीएम के, जितने सहाफ़ी हैं, वो अव्वल तो इसको पीएमएलएन गवर्नमेंट नहीं कह रहे थे, शहबाज गवर्नमेंट बोल रहे थे और इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। ये मैं देख रहा था कल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, NS रिन्यूड, जिसे आप कहते हैं अटेंशन टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म। इससे पहले यकीन करें कोई यकीन करें यानी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे। खुशखबरी, अच्छी खबर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, खुशखबरी आवाम के लिए, खुशखबरी। लेकिन कल आपने देखा होगा देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट, पूरा सब मीडिया शिफ्ट हो गया। अब खुल के क्रिटिसिज्म हो रहा है। अच्छा, पहले फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो थे वो बातें कैसी भी कर रहे हो, मीडिया कहती थी सब फूल जा रहे हैं, फूल जा रहे हैं, फूल जा रहे हैं। अब 3-4 दिन से आपने देखा होगा जितनी क्रिटिसिज्म हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पे हो रही है, काम भी वैसे इन्होंने को ख़ास किया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। अपना टेनोर इनका बहुत ही डल रहा, और ये मैं खुल के इस वजह से कह सकता हूँ भाई, क्योंकि इस वक्त हर कोई कह रहा है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हाँ 6 महीने पहले मैं नहीं कह सकता था, नो 6 महीने पहले मैं नहीं कह सकता था। ये जो पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, दैट हैज़ एक्चुअली चेंज द ओरिएंटेशन इस तरह से चेंज हुई है कि अब इस्टेब्लिशमेंट का रोल ज़्यादा मुल्क के डिफेंस अपरेटस को मेंटेन करने की तरफ चला गया है और फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करके किसी तरह जो रीजनल स्ट्रेटजी और जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग है पाकिस्तान की, उसकी तरफ चला गया। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब इन्होंने असाइन कर दी हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज इंटरनली वी विल नीड टू बी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन ऑर्डर टू फेस द फ्यूचर सिचुएशन विच एवर इमर्जेस। तो नाउ द सिविलियन गवर्नमेंट इज ऑन इट्स ओन, सर्वाइव करे तो भाई अपने बलबूते पे करे। फाइनेंस मिनिस्टर भी जो है औरंगजेब साहब परफॉर्मेंस दिखाएं तो ही कैन सस्टेन, अदरवाइज मतलब ये कि ही इज़ अ कॉर्पोरेट लीडर, सो उनके चेहरे के तासुरात इतना नहीं बताते। बट ऑब्वियसली देयर इज़ अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन इस्लामाबाद, देयर इज़ एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टेंशन इन इस्लामाबाद। there are talks about how the government will be able to sustain for the rest of the period, about the presidency, about the finance minister. तो ये बड़ी बातें, और इकोनॉमी की भी जो पोजीशन है उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब नासिर हयात मग्गू साहब, जो कि साबिक सदर FPCCI रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। नासिर साहब, आप बड़े बोल्ड भी हैं, ब्रेव भी हैं, तो मैं बुनियादी तौर पे यही चाहूँगा कि आप बड़ा क्लैरिटी के साथ ये एक्सप्लेन करें कि इस वक्त ये कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट्स बूस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहते हैं, फ्यूचर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना चाहते हैं, बट वेयर डू वी स्टैंड एट द मोमेंट? आप डिटेल्ड अपना एक एनालिसिस दें जी। शुक्रिया। सबसे पहली बात ये है कि ये जो बातें आपने की ये हम कई सालों से सुन रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन जो भी स्टेप लेते हैं वो एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पैराए की सोच में लेना चाहते हैं। जिस मुल्क में 1 लाख बंदा टेररिज्म का शिकार हो गया हो, जो कराची से लेकर ताफ्तान तक जहाँ कोई कारोबार ना हो, पूरा बलूचिस्तान ड्राई पड़ा है, टैक्स नेट बढ़ा नहीं सकते हो, और नतीजा ये हुआ कि लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया और 5000 से ज़ायद कंपनियाँ 1 साल में दुबई में बन गईं। कितने बिलियन रुपीस आपके यहाँ से चले गए दुबई की प्रॉपर्टीज़ में, कितने बिलियन आपके चले गए नेशनलिटीज़ के अंदर, जो आप 3-4 लाख डॉलर दे के नेशनलिटी लेते हैं। अगर 10,000 बंदों ने भी $2.5 लाख की प्रॉपर्टी लेके नेशनलिटी के लिए किसी कंट्री में गए हों, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र फीस और आना जाना, तो 3 बिलियन तो इसमें साइफन हो गया। फिर हमारे जो पैसे बाहर हैं उससे आपको रोल ओवर मिलता है कि हाँ इस कंट्री ने रोल ओवर कर दिया है, और फिर हम उनके शुक्रगुजार होते हैं, हालांकि पैसा हमारा ही होता है। हम जब आर्मी चीफ आए थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पैसे को लाने का आप कोई ज़रिया बनाएं, तो उन्होंने कहा जी IMF नहीं मानता। मज़े की बात यह है कि ये पैसा जब बाल होता है, आप प्रॉपर्टी ख़रीदें, आप गाड़ियाँ ख़रीदें, आप कारोबार करें, आप घूमें फिरें, जब यही पैसा मेरे पास वापस मेरे मुल्क में आता है जहाँ से चला था, तो वो ब्लैक मनी हो जाती है। तो आपका कई 100 बिलियन जो हैं, कई बिलियन जो हैं इन 2 सालों में साइफन हो गए बाहर की तरफ।
तो ये आप कह रहे हैं बुनियादी तौर पे आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, और इन्होंने इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट किया नाजरीन क्योंकि कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट local investors, but people are not telling us about the amount of money that's going out of this country। और ये विजिबल है, कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। उसके बाद आप देखें SIFC हमने बनाई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, हालांकि होना चाहिए था पहले एक इसमें एक होनी चाहिए थी डिवीजन के फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो गई है वो क्यों गई है, उसको लाना कैसे है, लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और क्या ऐसी चीज़ है जो बाहर लोग ऑफर कर रहे हैं जो दुबई में ऑफर हो रही है और हम नहीं कर सकते। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास तो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर वहाँ प्रॉपर्टी चल रही है, वहाँ कोई बिज़नेस चल रहा है, कोई क्या ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम काम करें। अगर वज़ीर ख़जाना साहब का काम ये है कि पहले तो रोकें जो जा रहा है, जो आ रहा है वो तो कब आएगा अभी पता नहीं कितने सालों में आएगा, लेकिन जो कंटिन्यूस आउटफ्लो है उसको नहीं रोकेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप टैक्स लगाते जाएंगे उन लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं, तो एट द एंड जो दे रहे, जैसे कि 5000 कंपनीज चली गई, अगले साल 5000 और चली जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता लोग मूव आउट कर जाएंगे। तो पहली बात इस बात की ज़रूरत है कि ये क्यों गए, ये FBR की पॉलिसीज़ की वजह से गए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से गए, ये किस वजह से गए, उसको तो आउटफ्लो को तो रोकें आप पहले। नासिर साहब, एक मज़े की बात आपको बताऊं कि दे हैव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय आस्किंग बैंक से पूछा भाई पैसा आपके ज़रिए गया, मनी चेंजरों से पूछा पैसा आपके ज़रिए गया। अभी आपको पता है पीर बाबा भी दुबई चले गए, अपने हाउसिंग सोसाइटी वहीं पे बना रहे हैं। तो बुनियादी बात ये कि ये जो एक्सोडस हो रहा है या ये जो यहाँ से पैसा जा रहा है इतनी तेज़ी से रफ्तार से, ये जा किस चैनल से रहा है, ये उस चैनल को तो कम से कम मैनेज कर सकते हैं, या अब वो बात ख़त्म हो चुकी है, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम टेकिंग देयर मनी अब्रॉड। देखिए दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पैसा वेस्ट में जाता है, सब लूटा हुआ पैसा वेस्ट में जाता है। क्यों नहीं रोक सके? पाकिस्तान तो छोड़ दें ना, बाकी दुनिया क्यों नहीं रोक सकी? देखें जहाँ सेफ्टी पैसे की होगी, जहाँ रिटर्न पैसे का होगा, पैसा वहाँ जाएगा। ये जितने मर्जी अथॉरिटीज़ इदारे बना ले, दे विल नॉट बी, नो वन हैज़ बीन एबल टू स्टॉप एनीथिंग लाइक दिस। रुक नहीं सकता। पॉलिसी रोक सकती है कि आपको वहाँ क्या मिलता है, हमको यहाँ क्या देना है, इस पे आप रोक सकते हैं, वरना दुनिया में कहाँ रुका है? ये मुझे बताएं किस मुल्क ने रोक लिया इसको? नहीं रोक सके, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप कहें जी FIA पकड़ लेगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये इसका सिलसिला जो है दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि रुका हो। हमारे मुल्क को तो छोड़ दें, बाकी भी तो मुल्क हैं दुनिया में। अब सर बात ये है कि ये कहते कि साहब मैंने जो देखा, एनालिस्ट्स कह रहे हैं या जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या सो कॉल्ड गुरुज ऑफ द इकोनॉमी कह रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये भी मैं काफ़ी अरसे से सुन रहा हूँ, आप बेहतर बता सकेंगे कि ऐसा भी मुमकिन है कि आप अपनी जवानी से यही सुनते आ रहे हो कि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना है, लेकिन नंबर्स जो है ना दे टेल अ डिफरेंट स्टोरी। तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि ये टैक्सेशन सिस्टम है इसको स्क्रैप किया जाए, फिक्स सिंगल स्टेट टैक्स पे आए, हर आदमी को ये पता हो कि मुझे ग्रो करना है तो मुझे टैक्सेशन को हैंडल करना मुझे आता हो। इस टैक्सेशन सिस्टम में सिर्फ बड़े ग्रो हो सकते हैं, छोटा ग्रो नहीं हो सकता। 90% जो हमारी इंडस्ट्री छोटी है, अब जैसे आप टेक्सटाइल को ले लें, स्पिनर तो आप धागा बना लेगा, अब वो जो लूम वाले को कपड़ा बेचेगा वो 90% अनरजिस्टर्ड है, कैसे होगा काम? ये जो सिलसिला जिस तरह चलाना चाह रहे हैं, ये आप आज लिख लें, 20 साल बाद मैं हूँ ना हूँ, ये बात आप समझ लें कि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा जब तक इसको रीवैम्प नहीं करेंगे। मैंने अपने दौर में एक प्रपोजल दिया था सिंगल स्टेट सेल टैक्स। मैंने माल इंपोर्ट किया, 5% दिया, मैंने आगे बेचा, उसने 2% दिया। बजाय कि मैं रिफ़ंड लूँ, मैं पे करना होगा उसको। उससे ये होगा कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी, रिफ़ंड के झमेले ख़त्म हो जाएंगे। हर बंदे को पता है मैंने इतने पैसे देने। अब UAE में क्या है, 3% इम्पोर्ट ड्यूटी है, 5% वैट है। किसी जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जहाँ से जा रहे हैं, नोबडी बॉदर्स। और कंट्री कहाँ से कहाँ चली गई, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं। आप हमारे सारे पैसे बाहर हैं, हम इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे बढ़ाएंगे? बिजली हमारे पास वाफर है, उसके हम डबल ट्रिपल पैसे हर बंदा दे रहा है। लैंड हमारे पास पड़ी है बेकार, कोई हम सारी फैसिलिटी देना चाहते हैं जो बाहर से आता है। फिर लोकल वालों को आप फैसिलिटी दें, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट होगी? आपको एक्सपोर्ट करनी है, आपका मिनरल्स पहाड़ के पहाड़ पड़े हुए हैं,
आप अनरजिस्टर्ड से माल लेना अलाउ करें मिनरल सेक्टर में सिर्फ, तो पाकिस्तान का आधा कर्जा 5 साल में अदा हो जाएगा। सिर्फ मिनरल सेक्टर से? सिर्फ मिनरल सेक्टर से। पहाड़ के पहाड़ भरे पड़े हैं, लेकिन मैं जब लूँगा तो मुझे एक इन्वॉइस चाहिए उसकी, मैं पूरा चेन दिखानी पड़ेगी। अब उस पहाड़ को तोड़ना, करना, कराना, कौन आपको वहाँ से उसकी चेन बना के देगा? मैं कहता हूँ मिनरल सेक्टर से ही 5-7 साल में कर्जा आपका आधा आधा हो जाएगा। आप लगे हुए टेक्सटाइल पे, कॉटन तो आप पहले ठीक कर लेना। अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो जो 13 मिलियन बेल होती थी आज से 20 साल पहले, आप वहाँ तो आए। सब सेक्टर तो खुद तबाह किए में। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिटरमिनेशन ऑफ दिस सेक्टर। आप कोई चीज़ का सर तो पकड़ें। आपको ये पता ही नहीं मुझे एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आपकी बेसिक रॉ मटेरियल कॉटन है, जो आपके मुल्क में 13 मिलियन बेल आज से 20 साल पहले होती थी, आज तो होनी चाहिए 23 मिलियन, 25 मिलियन। आपकी जो लोकल कॉटन थी उससे ज़्यादा की इंपोर्ट हो गई है कॉटन। ये कितना बड़ा अलार्मिंग। वो मुल्क जिसका वीजा नहीं लग सकता अभी, तो वो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो लोग जो है पर हेक्टर उनकी प्रोडक्शन आपने देखा होगा कि थ्रू द इयर्स किस तरह ग्रो की है उनका ग्राफ। एंड माइंड यू, दे डू नॉट हैव ए नेचुरल सोर्स, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ रनिंग रिवर्स दैट वी डू। मैंने ये कहा ना कि हमारे हर सेक्टर को आप कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? रॉ कॉटन जो है, जो आपके पास बेसिक आपका हथियार था, उससे ज़्यादा आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई प्लानिंग किसी हुकूमत की, ये तो एक हुकूमत हो या 2 हो या 4 हो। फ्रांस के पास मैन पावर नहीं है अपने फार्म्स के लिए, उसको सीजनल मैन पावर चाहिए। आपको पता है उनका पर हेक्टर ग्रोथ कितना ऊपर गया? इट इज शॉकिंग। A developed country like France। हमारा जो था वो भी खत्म हो गया। आप बढ़ाने की बात करें, मेंटेन नहीं कर सके हम। आप कहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे? आप मुझे बताएं। आईटी सेक्टर की एक्सपोर्ट आप में बढ़ सकती है। आप ऑनलाइन के ऊपर इन्होंने 18% सेल टैक्स लगा दिया है। जो देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वो जिससे आप पब्लिक इस सेक्टर से जहाँ आप टैक्स लें, एक वो टैक्स सेक्टर है जो अभी मैच्योर नहीं है, तो उसको आप इस बात के लिए छोड़ दें कि उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग गवर्नमेंट के पास जाके हेल्थ नहीं मांगेंगे, एजुकेशन, खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। 2 चीज़ें साथ साथ लेके चलें। चाइना ने क्या किया? एक सेक्टर था जिससे उनको टैक्सेशन था, एक सेक्टर था जो अभी अंडर ग्रोथ था, उसको उन्होंने छोड़ दिया कि आपका टैक्स ना होने के बराबर है। आप कम से कम 10%, 20% ऑफ दी पॉपुलेशन को रोज़गार दें। वो तो अपने काम पे लगे। हमारे पास तो सब पॉपुलेशन ही फारिग बैठी है। चाइना तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया? हमने चाइना देखा है ना। हम जाते थे तो चाइना का क्या हाल था, हमारे सामने हुआ है ना। हम मंजर कशी करें आप ताकि इनको अंदाजा हो। भाई देखे, 1980 में मैं चाइना फर्स्ट टाइम गया था। खाने का पूरा पैसे नहीं होते थे उन लोगों के पास, खाना नहीं मिलता था। उन्होंने देखे दुनिया भर में जो पैसा चाइना में इन्वेस्ट हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, टेक्नोलॉजी आई, उनकी पॉलिसी से आई ना। आपकी पॉलिसी तो ये है कि ये ग्रो हो रहा है, इस पर टैक्स लगा दो, ये ग्रो हो रहा है, इस पर। एफबीआर का एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आपको जो है ना टैक्सेशन इतना लेना है, तो इतनी ग्रोथ भी करनी है आपने। आप बस हर चीज़ पर टैक्स लगा दो। ये अच्छा, ये आपने एक दुखती रग दबा दी। मैं ये हाथ रख दिया उस पर। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जीडीपी ग्रोथ रेट अभी, बोले चलो हम जितनी बढ़ा चढ़ा के पेश करें, अभी एक बैनुल अक़वामी इदारे ने बोला आपकी जीडीपी ग्रोथ 2.5% होगी। आप कह रहे हैं हम एनुअल रेवेन्यूज़ के अंदर जो है वो इतनी ग्रोथ दिखाएंगे। इस दफ़ा इस साल आपने देखिए, पुराना रेवेन्यू तो पूरा नहीं कर सके, 2000 अरब। अभी फिर भी एफबीआई के चेयरमैन साहब को वहीं रखा हुआ, नया आना चाहिए था ना। पुराना रेवेन्यू नहीं हुआ, किसी को टारगेट दिया तो आपने उसको फिर देखे। फ्रेंडली पॉलिसी से आप हर चीज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इस मुल्क को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बेसिक तो आप ठीक करें। लेकिन सर बर्डन देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपके आई नो यू नो के पिछली जो इंटरिम कैबिनेट थी उसमें चंद लोग थे आपकी बिजनेस कम्युनिटी के भी थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तब लूँगा जब हालात बिगड़ बदल जाएंगे। बात यह कि इन्होंने आईएमएफ के साथ नेगोशिएट किया ना सर। इन्होंने कहा कि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इतना बड़ा हम जनरेट करके देंगे। जब हमें पता लगा कि हम नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी प्राइवेटाइजेशन और डिविडेंड से हम इतना नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो आपने वो बर्डन एफबीआर पे शिफ्ट कर दी। ये गलत है ना। देखिए लास्ट इंटरिम गवर्नमेंट में कोई वजीर ख़जाना जो है बिजनेस कम्युनिटी का नहीं था, कोई एफबीआई का चेयरमैन बिजनेस कम्युनिटी का नहीं था। पोर्टफोलियो कॉमर्स का हो सकता है, इंडस्ट्री का हो सकता है, लेकिन जो बेसिक पॉलिसीज़ हैं, देखें यहाँ गवर्नमेंट चाहिए स्टेबल 10 साल के लिए। एक पॉलिसी बने 10 साल चले। ये नहीं है कि एक गवर्नमेंट आई, अब इनकी जो गवर्नमेंट आती है उनके पास टाइम आज है नहीं है, उनको यही पता नहीं होता हम कब तक है। वो कहते हैं जो भी करना कर दो, सड़क बना दो, बोर्ड लगा दो। ये चीज़ें अब इससे मैं आपको कह रहा हूँ 20 साल बाद भी हम इधर ही होंगे।
आपको बेसिक चेंज करना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे टैक्सेशन का सिस्टम सीधा करें। हमने इनको, हम कहते हैं कि सिंगल डिजिट स्टेज टैक्स पे आ जाएं। इनका टारगेट 14,000 अरब है ना, हम 20,000 अरब जमा करके देते हैं। अब देखिए नैब का एक कानून था 30,000 अरब 20,000 अरब 20,000 अरब। नैब का कानून था, कानून आया 36 सेक्शन 36 कि अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने नैब ने कोई केस किया और प्रूव हुआ कि गलत था तो 2 साल केस करने वाले पे जुर्माना होगा। यही प्रपोजल हमने दिया था इसहाक डार साहब को लास्ट ईयर कि भाई आप ये आपने तो कर लिया पार्लियामेंटेरियन ने कि आप पे अगर कोई झूठा केस बनाएगा तो बनाने वाला 2 साल अंदर होगा। ये यहाँ FBI वाले पे भी तो बनाए, उस दिन उन्होंने एग्री किया, नहीं किया। आप उनको भी तो अकाउंटेबल करें। जो फैसला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आता है टैक्सेशन का, हुकूमत के खिलाफ क्यों होता है? क्योंकि बेसिक नॉर्म्स के खिलाफ होता है। सब एंटी बिजनेस पॉलिसीज़ हैं। सब चीज़ ठीक हो सकती है। देखें कोई पाकिस्तानियों का कोई दिमाग कोई कम नहीं है दुनिया में किसी से, कोई बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन जब आप सेक्टर को रोक के बैठे रहेंगे, अब IT सेक्टर 50 बिलियन जा सकता है, आपने उसको छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी। इनका काम है कि जो कमा रहा है उसको टैक्स करो। भाई आप ना वो आपसे बिजली मांगते हैं ना रोड मांगते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी। आपने IT सेक्टर का जिक्र किया, मुझे भी याद आया मोहम्मद मियां सोमरो साहब गवर्नर हुआ करते थे सिंध के, उसके बाद फिर बहुत सारे ओहदे उन्होंने रखे, अभी भी शायद थे बीच में, मिनिस्टर थे या हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि तब IT का आपने जो टारगेट रखा था, मेरे ख्याल से तो आज तक अचीव नहीं हुआ। आज 25 साल गुजर गए। मैं आपको देखिए बात ये है कि हमारा IT की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो हम दिखती है उससे ज़्यादा है, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ वापस पैसे लाने में। उसकी वजह क्या है कि आपको कल कुछ खरीदना है, सॉफ्टवेयर कोई कहीं पेमेंट करनी है, वो हमारा बैंक देता नहीं है। देखिए इट हैज़ टू बी रिवैम्प्ड। ये बात मैंने भी सुनी है। अब ये आप इसे समझ लें मुस्तनद कितनी है कि जो IT सेक्टर के हमारे लोग हैं ये एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो हैं बाहर के मुल्कों में रिसीव करते हैं, और कभी कभार जिस मुल्क के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं वहीं पे रिसीव कर लेते हैं। ऑब्वियसली एवरी पेट्रियाटिक पाकिस्तानी राइट नाउ इज़ कंसर्न अबाउट द फैक्ट कि पाकिस्तान से कैपिटल बाहर ना जाए। देखिए इन्होंने वो रूट कॉज या मेजर इशू पकड़ लिया। और हमारे यहाँ चूँकि मैंने देखा है, मेरे पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और लीडर्स भी, वो आके कॉन्वर्सेशन को का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। इन्होंने एक दूसरा सिरा पकड़ा है, इंपॉर्टेंट सिरा। इन्होंने कहा है कि भाई बाहर जाता पैसा रोको। तो मेन एम ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना ये है, नासिर मकबूल साहब, एक तो एक्सपोर्ट कह दिया, एक लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की फॉरेन डेट को ना ऑफसेट करो FDI से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज अगर कोई पाकिस्तानी वापस अपना कैपिटल पाकिस्तान लाना चाहता है तो आपने उसके लिए कितना कन्वीनियंट बनाया? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे जनरली, ताकि ये इशू ख़त्म हो। देखिए ये इन्होंने कोई रास्ता नहीं रखा पैसे वापस लाने का, और इनका हर बात में एक जवाब होता है IMF। जब यहाँ से जाता है और वो किसी थर्ड कंट्री में पहुँचता है और वहाँ वो क्रिप्टो ख़रीदता है, वहाँ बिल्डिंग ख़रीदता है, वहाँ मकान ख़रीदता है, वहाँ कारोबार करता है। अगर 5,000 कंपनियाँ यहाँ से खुली हैं या 6,000 कंपनियाँ खुली हैं तो कारोबार करते होंगे ना, कहीं से पैसे तो आए होंगे ना। अगर आप वहाँ वो लीगल है तो यहाँ इलीगल क्यों है? इसका मुझे जवाब दे दें। अब क्रिप्टो में पाकिस्तानियों के पास कम से कम $10 बिलियन की क्रिप्टो होगी मिनिमम। वो ली थी उसने 500 की, 1,000 की, 2,000 की, 10,000 की, 20,000 की, आज वो लाखों 1,20,000-25,000 पे पहुंची हुई है। तो वो मेरा पैसा जब यहाँ से गया, मैंने क्रिप्टो ली और जब मुझे बेचनी है मैं वहीं बेचूंगा, क्योंकि यहाँ तो आप बेच नहीं सकते। जब बेचेंगे तो कहेंगे पैसे कहाँ से आए। वहाँ दुनिया भर में क्यों पूछगछ नहीं है, यहाँ क्यों पूछगछ है? ये सिर्फ एक ट्रैप है इंटरनेशनल बैंकिंग कार्टेल का, जिससे आपकी हर किस्म की एक्टिविटी बंद है। आपके सारे पैसे बाहर पड़े हैं, आपके पैसे बाहर जा रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उधर। आज अगर ये अलाउ कर दे, अभी जो क्रिप्टो का यहाँ है वो आप माइनिंग कर सकते हैं। अरे भाई पहले ट्रेडिंग करो। और ये जो एक बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, ये तो एक टर्मिनोलॉजी है किसी को बंद करने की। दुनिया भर में नहीं होती। सारा पैसा जो काला दुनिया का चोरी होकर जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, वो कहाँ जाता है? वो क्या पाकिस्तान आता है? दुनिया भर में इन्वेस्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ में होता है, कारोबारों में होता है। अच्छा, फिर दुखती रेख पे हाथ रखती है। आपको याद होगा एक FATF का मामला था। इनफैक्ट जब आप हेल्म ऑफ अफेयर्स में थे तब भी आपको याद होगा, ये बड़ा इन्होंने चलाया। बोला पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि हम वाइट लिस्ट में आ जाएं।
सॉरी सर, हम जिस दिन से वाइट लिस्ट पे आए हैं मैंने जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं देखी। सर मुझे ये समझ नहीं एक आई बात। सिंपल बात ये है कि ये आपको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अब ईरान पे सैंक्शन है, पूरी दुनिया उससे कारोबार कर रही है, जिसका बॉर्डर है, हम सिवाय हमारे सब काम कर रहे हैं। नहीं तो उन्होंने क्या लूप होल निकाला है? कोई कहते हैं loophole नहीं है, वो यूरोपियन करते हैं काम, ईयू इज कोई- वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स। 80 बिलियन डॉलर्स की नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है ईरान की, नॉन ऑयल कितनी सर? 80 बिलियन की। इतनी तो हमारी टोटल दो तीन दफा नहीं, 2 दफा मिला लूं तो नहीं होगी। नहीं, 2 दवा क्या मिला लेंगे? आपकी 30 बिलियन की है, उनकी 80 और नॉन ऑयल है, मतलब बाकी ऑयल। देखें दुनिया में, ऑयल का छोड़ दें, ऑयल की तो परचेस है ना, ईयू इज अ बायर, वो कैसे खरीदते हैं इन सैंक्शंस? देखें एक बार्टर सिस्टम है, बार्टर सिस्टम में ना आपने पैसे देने हैं ना लेने हैं। हमने वो भी प्रपोज करके दिया था, इन्होंने वो भी नहीं चलने दिया। देखें ये जब तक बेसिक चेंज नहीं होगा, आपके सारे पैसे बाहर हैं, आपका लोग बाहर चले गए हैं, आपका यहाँ कोई इंसेंटिव नहीं है। अब ये आपने कर दिया 37A के अंदर, आप इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। भाई आप 36 सेक्शन नैप का है, आप इन पे लगाएं कि आपने कोई झूठा केस किया है मेरे पे, तो आप भी 2 साल के लिए अंदर होंगे। कोई इक्विटेबल मामला तो रखें। कैसे ठीक होगा? आप बता दें मुझे कि आप हर चीज़ में आप ब्लैक वाइट मनी लॉन्ड्रिंग, 80% आपकी इकोनॉमी ब्लैक की है। रजिस्टर किसने करना है? मैंने करना है, मेरे पास अथॉरिटी है रजिस्टर करने की। रजिस्टर आप किसी को करते नहीं हो। आप सिंपल टैक्स, फिक्स टैक्स कर दो स्टेज बाय स्टेज। आज जो आप 18% सेल टैक्स लेते हैं, इनकी किटी में 7% नेट आता है, 11% एडजस्टमेंट हो जाती है, तो आप 10% फिक्स कर दो स्टेज बाय स्टेज। आप इसमें हुकूमत कोई भी आ जाए, किसी का इमरान खान आ जाए, नवाज शरीफ साहब दोबारा आ जाएं, जरदारी साहब आ जाएं, या कोई नई पार्टी आ जाए, इस बेसिक चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब तक आप इंटरनेशनली अपने आप को खड़ा करना है, तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये चीज़ें मेरी बाहर हलाल है, यहाँ आके हराम हो जाती हैं, यहाँ की चीज़। अब अमेरिका ने क्या किया था? उसने कहा जी कितने बिलियन जो है अमेरिकन के पड़े हुए स्विस बैंकों में, इस पर इतना टैक्स दो, उन्होंने वसूल लिया। या तो आप कहें जी, लिखें कंट्री को कि हमने, हमारे पास ये इतने डॉलर इन लोगों के वाइट गए हैं, और ये बाकी जो आया इलीगल है, इसका टैक्स 30%। आम आदमी ने तो बाहर नहीं भेजे ना, अरे सब ने और सारे बिजनेस टाइकॉन्स ने तो नहीं भेजे। नहीं, छोटा बड़ा सब देखें। एक माइंडसेट क्या हो गया कि यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते? क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रही इधर? 25 आबादी तो बढ़ रही है, हर साल 50 लाख बंदा नया आ जाता है। आपके पास क्यों इंडस्ट्री शेयरिंग हो रही है? पॉलिसीज़, आप पॉलिसी ऐसी करें जिससे आपकी इंडस्ट्री आगे बढ़े। डोंट माइंड इट, लेकिन बात यह है कि इन 2.5 साल के अंदर जितनी फ्रीडम इस गवर्नमेंट को आपने दी है पॉलिसीज़ में, कोई क्रिटिसिज्म नहीं की। कब हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने तारीफ़ों के पुल बांधे, उसके बाद ये रिएक्शन है। देखिए सर, ये सास बहू का रिश्ता है, आपने इसे भाई भाई का रिश्ता बना दिया गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी का। अब इस तरह होगा तो ये मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक इत्तफाक करता हूँ कि लोग ये डरते हैं कि जब वो पोजीशन पे आएंगे, अगर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो उनके साथ एक्शन होगा कोई ना कोई। क्योंकि देखिए बिजनेस का जो ये कारोबार का सिस्टम है, जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो यहाँ का, ये चोरी पे बेस करता है। यानी एक आदमी से आप 10 रुपये टैक्स लेते हैं, एक आदमी से 10,000 लेते हैं। तो ये एक नाजायज़ सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से हर आदमी कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि सिस्टम ही आपका जस्टिस का नहीं है। आपकी अथॉरिटीज़ जो हैं उनके पास, वो भी गलत। देखें मैं ये नहीं कहता वो गलत है, पूरा सिस्टम ही गलत है। वो भी गलत काम पे लगे हुए हैं, हमारा भी काम गलत है, सिस्टम ही गलत चल रहा है। एक अहम नुक्ता था जो कि मेरे ख्याल से इन्होंने उसका जिक्र कर दिया, और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आप शो में तशरीफ़ लाए। काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड प्रोग्राम के अंदर गेस्ट की बातें सुनने का मौका मिला, एक सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच मिली। प्रॉब्लम जहाँ एग्जिस्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करके बताया गया कि प्रॉब्लम के लिए कहाँ एग्जिस्ट करती है, और जैसे इन्होंने बताया कि इसके लिए तो बहुत होलिस्टिक अप्रोच चाहिए होगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं दोबारा से इनको दावत दूंगा कि ये शो में आए, ताकि हम इसी तरह सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच पर लेकर चलें। पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन थोड़ी हमारी गलत होती है, इन्होंने थोड़ी उसकी डायरेक्शन ठीक की कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, जो बातें आप कर रहे हैं वो डिस्कनेक्टेड हैं जो एक्चुअल इशू है उससे। खैर, इन मौज़ूआत के ऊपर और दीगर मौज़ूआत के ऊपर जो मईशत से जुड़े हैं, मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर वाइटी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।